काम मैम यही है, मेरी रोजी रोटी यही है, मैं अगर इसको हटा दूंगा मैं क्या करूंगा फिर? मोदी मीडिया। ठीक है, मैं गोदी मीडिया, एक सेकंड मैडम, अब भागिए मत, गोदी मीडिया बोल दिया तो। मैडम अब भागिए मत, गोदी मीडिया बोल दिया तो। मैं गोदी मीडिया हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया है ना, लेकिन एक तरीका होता है सामने वाला की बात करने का। जैसे आप आई, मेरा आपने माइक पकड़ लिया, गोदी मीडिया बोलकर आप निकल गई, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर के इन तमाम लोगों के बीच में आपकी बात सुन रहा हूँ। जो वादे किए गए थे उसमें से 10, 12, 15% ही पूरा हो पाया है, बाकी सब ब्लैंक पड़ा हुआ है। अभी तो यूथ के सामने जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो ये बेरोजगारी तो मस्त है। यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप सीए में सिटीजनशिप देना चाहते हैं, बाहर वालों को दीजिए, लेकिन कम से कम अंदर वालों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनका भी तो ध्यान रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी नीति कितनी अच्छी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की देख लीजिए, कोई मुसलमान उनको कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है। भाई मेरे यहाँ कोई जो बड़ा लीडर है वो तो काम करने आएगा नहीं, जिसको मैं वोट दूंगा वो मेरे मोहल्ले में, मेरी गली मोहल्ले में काम करेगा। और लोग बाग छोटी छोटी चीज़ों में हमारे मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उनमें ना ही बल्कि मुल्क की आगे बढ़ने के लिए सोचें। जो प्रधानमंत्री रशिया या यूक्रेन का वार रुकवा सकता है वो तो मणिपुर का भी वार रुकवा सकता है। ये तो देश का मामला है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण के चुनाव 25 मई को होने हैं और इसमें दिल्ली की 7 की सातों लोकसभा सीट पर भी चुनाव होंगे। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली में हैं, शाहीन बाग में हैं। हमारे आप एक और देखेंगे कि शाहीन बाग का मेट्रो स्टेशन है, दूसरी तरफ जो शाहीन बाग बस्ती है ये है, और अगर मेरे दाईं तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये वही इलाका है जहाँ पर कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले CAA को लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया गया था, बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, और उसके बाद ही ऐसा एक बड़ा कारनामा हुआ कि शाहीन बाग जैसा जो एरिया है वो विश्व के नक्शे पर आ गया। और अब उस CAA वाले प्रोटेस्ट वाली जगह पर, यानी कि शाहीन बाग में जब चुनाव होने वाले हैं, जब मतदान होने वाले हैं, तब क्या माहौल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर्ष मल्होत्रा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो कुलदीप कुमार को यहाँ से इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से लोग निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से जाते हुए अपने घर की तरफ। तो ये सबसे बेहतर जगह हो सकती है बात करने की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलाके का शख्स नहीं, हर इलाके के शख्स मिलेंगे। यहाँ पर हर उम्र दराज लोग, युवा लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग यहाँ पर मिलेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम खालिद है, खालिद अंसारी। खालिद जी, वोटिंग होने वाली है 25 को, तो इस बार जब वोट करने जाएंगे तो बड़ा साधारण सा एक प्रश्न है कि क्या जहन में होने वाला है आपके, और क्या मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर के? जैसे कि आपने पहले जो चीज़ें सोची होंगी जब 2019 में वोट किया होगा, तो ऐसी क्या चीज़ें अधूरी रह गई जिनको पूरा करवाना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ें पूरी हो गई तो और ज़्यादा हमें कुछ चाहिए? सबकी इच्छा होती जी। देखिए, मुद्दे तो इस एरिया के लोकल हैं, जी। कोई नेशनल एजेंडा यहाँ का नहीं है। जी। लोकल मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है सफाई का है इस एरिया का। जी। तो चाहे विधानसभा का इलेक्शन है या लोकसभा का है, सिर्फ प्रॉमिसेस होते हैं, काम नहीं होता ग्राउंड पे। तो पहले भी वही मुद्दे थे, अभी भी वही हैं। जी। आपके यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वो आपके इलाके में कितनी बार आए, और अगर नहीं आए, अगर आए तो उन्होंने आपसे जो वादे किए थे 2019 में, उन पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उन पर कितना काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो अब आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि जो कुछ था सब पहले से बेहतर है, या फिर जो महंगाई, बेरोज़गारी को लेकर तमाम चर्चा होती है उनको लेकर के भी आप अपने जहन में कुछ रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। हुआ क्या है कि जो वादे किए गए थे उसमें से 10, 12, 15% ही पूरा हो पाया है, बाकी सब ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो जनता थोड़ी जागरूक हो चुकी है, समझ रही है कि वो किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं करने जा रही है, बल्कि जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स में कौन बेटर है, वो चाहे इंडिया गठबंधन का है या बीजेपी का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि कौन जुझारू है, कौन प्रोएक्टिव है और कौन ऑन ग्राउंड आके काम करेगा, ये सिलेक्शन का वोटिंग का क्राइटेरियन। अगर सफाई से इतर अगर हम आपसे कुछ पूछना चाहें, क्योंकि सफाई तो आपने एक लोकल मुद्दा बता दिया, लेकिन अभी 10 साल से ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से है, और एक नियम होता है, एक प्रकृति का भी नियम होता है कि बदलाव बड़ा ज़रूरी होता है, मगर जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। अगर आपसे इनके काम का हम कुछ एनालिसिस करने के लिए बोलें तो आप किस तरह से करेंगे कि पिछले 10 साल में आपको कुछ बेहतर लगा हो या कुछ बुरा लगा हो, जो भी आप बोलें? एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे कम्प्लीटली फेल्योर है।
एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार का मामला है वहाँ सिर्फ जो है झुंझुना दिखाया गया है, बाकी ऑन ग्राउंड जो है कोई डिलीवरी नहीं है। तो इस बार आपका सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम समझ पा रहे हों तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए। हाँ, रोज़गार को अवेलेबल कराना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यूथ एजुकेटेड है लेकिन उनके लिए एवेन्यूज़ नहीं है, एवेन्यूज़ नहीं होंगे तो उससे क्राइम भी बढ़ेगा, उससे और प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो मेन क्रक्स जो है सारे इशू का वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ लफाजी नहीं, ज़बानी वायदे नहीं, ऑन ग्राउंड जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले यूथ को। क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली भाई, पहले तो ये बता दो कि क्या करते हो आप? मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ बीपीओ में। जी BPO में। जी। अच्छा, जब इस बार वोट करने जाओगे आप 25 तारीख को, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक करने वाला है कि जब मैं ईवीएम का बटन दबाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये होगा कि भाई इस बार जो मैं सांसद चुन रहा हूँ, अगर चाहे हर्ष मल्होत्रा को चुन रहा हूँ या फिर चाहे मैं कुलदीप को चुन रहा हूँ, तो जो भी संसद में जाएं वो मेरी ये वाली बात उठाएं, यानी कि ये वाली बात मेरी करें, ताकि शाहीन बाग के लिए वो बात पूरी हो, ताकि देश के लिए वो बात पूरी हो। क्या होने वाला है आपके जहन में? अभी तो यूथ के सामने जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो कर रहे हो नौकरी। हाँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो अभी भी घूम रहे हैं। जी। शाहीन बाग में कुछ ऐसी आपको लगती है समस्या जो होनी चाहिए पूरी? हाँ, थोड़ी साफ सफाई की प्रॉब्लम है जी, और पार्क नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए। हाँ, ये सारी समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल सलीम। अब्दुल भाई, आपसे भी वही एक सेम प्रश्न है पहले तो, उसके बाद मैं आपसे कुछ और जानना चाहूँगा कि जब इस बार आप वोट करने जाएंगे तो यही जो भाई ने बताया कि बेरोज़गारी ही मुद्दा है या फिर कुछ महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब लोग इन चीज़ों को लेकर के भी आप लोग चिंतित हैं? भाई आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो ये बेरोजगारी तो मस्त है। पहली बात, पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है। बाद में शिक्षा पे हम लोग ध्यान दें। जब शिक्षा बढ़ेगी तो जाहिर बात है आदमी एजुकेटेड होगा तो रोज़गार के अवसर भी होंगे, लेकिन यहाँ तो रोज़गार ही बंद है। तो आदमी रोज़गार, शिक्षा तो ले रहा है पैसा दे के, लेकिन रोज़गार पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जॉब भी है नहीं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग रोड पे हैं। जो सैलरी का जो ग्रेड है वो भी डाउन है, जितना मिलना चाहिए उससे आधा मिलता है। अब लोग करते हैं मजबूरियों, क्योंकि उसको अपना पेट पालना है। अच्छा, ये वही इलाका है दरअसल जहाँ पर एक सीए जब आया तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करके दिखाया, और वो ऐसा आंदोलन था कि विश्व के नक्शे में लोग शाहीन बाग को जान गए। क्या था वो दरअसल कि मतलब अब तो सीए को लेकर के सरकार और ज़्यादा मुखर हो गई है, अब तो कोई आंदोलन हो भी नहीं रहा। तो उन्होंने तो ये बात बोल भी दी कि हमने लागू भी कर दिया, है ना। अब उसको लेकर के आप लोग का क्या रुख है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भले तमाम अपनी अच्छाइयाँ गिनाएं कि सीए को लेकर के नई जो बाहर के लोग हैं उनको पनाह मिलेगी, और आप लोग जिन चीज़ों को लेकर डर रहे हैं कि हमें कागज़ दिखाना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के वो कह रहे हैं दरअसल ऐसी कोई चीज़ नहीं। अब वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो आपको तय करना है। वो तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि जो यहाँ रह रहे हैं पहले उनको ही ढंग से खाना, रहने के लिए मकान, कपड़े मिल जाए, पहनने के लिए अच्छी एजुकेशन मिल जाए, वो बेस्ट है। वो तो बात की बात है, जो लोग बाहर से आएंगे अच्छा है, आएँ रहें यहाँ, मिल बांट के रहेंगे। सब लोग जो सब खा रहे हैं वो लोग भी खाएंगे, लेकिन पहले जो यहाँ रह रहे हैं पहले उनकी तरफ तो ध्यान दें लोग। जो बाहर प्रताड़ित हैं, वंचित हैं, और जिनको दूसरे मुल्कों ने सही से रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, उनकी तो आपको चिंता हो रही है। और जो आपके ही मुल्क में जो पैदा हुए 10-10 पीढ़ी से यहाँ पे हैं, उनको आप बांग्लादेशी बता के जो है उनके साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये तो सरकार का अच्छा रवैया नहीं है। तो आप सीए में सिटीजनशिप देना चाहते हैं बाहर वालों को, दीजिए, लेकिन कम से कम अंदर वालों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनका भी तो ध्यान रखिए। उनमें तो आपने नफ़रत का ऐसा माहौल फैला दिया है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इनको तो बांट दिया आपने, बाहर वालों को आप गले लगा रहे हैं। तो ये तो दोहरी नीति है। देखिए, जो आप बोल रहे हैं इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि भाई आपने कहा कि जिनको हम बाहर से वो लेकर के आ रहे हैं, अंदर वालों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो लोग प्रताड़ित हैं बाहर, ठीक है, उनको हम लेकर के आ रहे हैं। जो जैसे हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। वो अपना बड़ा दिल दिखा रही है सरकार कि हम अपने देश में उन्हें पनाह दें,
ठीक है। और आप सिर्फ धर्म के जी आधार एक पे? सर एक सेकंड। हाँ। और दूसरा जो आपने बताया कि भाई अंदर जो है लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भेद कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में है पिछले 10 सालों से, आपके पास पिछले 10 सालों से मौका है, 2019 में भी मौका आया, फिर वही सरकार जीत के आती है और वो ये लगातार कहती रहती है कि हम मुसलमानों के साथ भी उतनी ही बराबरी से खड़े हैं जितनी बराबरी से हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये सरकार दावा करती है। तो फेयर इलेक्शन है कहाँ? अगर वोटर के वोट के आधार पे सरकार चुनी जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई हाथ पे बटन दबा रहा है, कोई हाथी पे दबा रहा है, कोई झाड़ू पे दबा रहा है, लेकिन एक पार्टी वो ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप कहीं भी दबाइए, आएगा हमारे ही पास। तो सरकार, हाँ, डिमांड की थी पब्लिक ने, अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को बोला था कि बैलेट के लिए हमारी आवाज़ उठाइए, नहीं सुनना चाहती सरकार। तो कहीं ना कहीं तो उसकी नीयत पे शक होता है। शक क्या, वो है, सबको दिख रहा है सारा कुछ। तो मतलब ये आपने 2 पॉइंट किए हैं कि बाहर वालों को अंदर लेके आना। आप पॉलिसी बना रहे हैं धर्म के आधार पे कि जो हिंदू है, जो सिख है, जो ईसाई है, क्या वही प्रताड़ित हैं बाहर भी? उसमें उनमें मुसलमान भी हैं। तो आप धर्म के आधार पे पॉलिसी बना रहे हैं और उनको आप यहाँ लेके आ रहे हैं। आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए जो वाकई वंचित है, जिस पे जुल्म हो रहा है, जिस पे जो है मतलब रहने की कंडीशन में नहीं है वो, वहाँ पे आप उसको ले आइए। तो उसमें आप मुसलमान को क्यों बाहर निकाले हुए हैं? अगर आप इतना ही फेयर डील करना चाहते हैं तो आप मुसलमान को भी इंक्लूड कीजिए कि जो भी भारतीय है, जो भारत से गया वहाँ, इंडिया से बाहर चला गया और प्रताड़ित है, हम उसको अपने देश में वापस लेके आएंगे। ये अगर आपकी पॉलिसी है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, देखिए अच्छी बात यह है कि आप लोग इन मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, वरना आज की तारीख में जो चुनाव चल रहे हैं दरअसल इन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, सीए है या एनआरसी है, इन तमाम चीज़ को लेकर के अपने भाषणों को लेकर के लोग तमाम तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक चीज़ और है, देखिए प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री जो है पूरे देश के हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। तो एक प्रधानमंत्री पार्टी विशेष के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं? पहले रिज़ाइन करें अपने पद से, उसके बाद जो है वो प्रचार करें पार्टी के लिए। सारा तंत्र, सारा अमला, सारा आईएएस, सारा आईपीएस जो है वो लगा हुआ है उसी पार्टी को जिताने के लिए। तो ये सबको दिखाई दे रहा है कि गलत हो रहा है। और दूसरे समाज में आपने नफरत इतनी फैला दी है कि कोई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो राजनीति अगर आपने नफ़रत के आधार पे करनी है तो ठीक है, आप करते रहिए, लेकिन हर पॉलिसी का, चाहे वो नफ़रत के आधार पे है या विकास के आधार पे है, कुछ समय के बाद जो है उसकी रियलिटी सामने आ जाती है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम इकबाल है। जी बताएं। जी इकबाल जी, वही एक सवाल अभी जो इन्होंने बात बोली, देखिए 25 तारीख को जाहिर है कि आप भी वोट करने जाएंगे, आप भी कुछ नीतियों को लेकर के परेशान होंगे या कुछ चाहते होंगे कि नया हो। शाहीन बाग में जैसे साहब ने बोला कि शाहीन बाग ही क्या पूरे देश में जैसे एक दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। एनआरसी को लेकर हमने बात की, सीए को लेकर के बात की। एक शाहीन बाग एक ऐसी जगह थी जहां पर पूरे देश में जब एनआरसी और सीए की बात हुई तब लोग यहां पर बैठे आकर के और उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई वोट जो चुनाव हो रहे हैं वो उसकी नीति गलत है, वो गलत तरीके से हो रहा है। क्या मैं ये समझ जाऊं एक बार, या कुछ इसकी भनक है कि शाहीन बाग अब क्या इन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए कुछ करेगा? क्योंकि शाहीन बाग से आवाज़ उठी थी, शाहीन बाग से आवाज़ उठती है, यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ के लोग जागरूक हैं, ये कहा जा सकता है। क्या एक बार फिर से यहाँ से कोई आवाज़ उठेगी? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उठेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ अगर आवाज़ उठेगी तो फिर दोबारा से उठेगी, ज़रूरत पड़ने पर उठेगी। और अगर हम भाई ने एक बात और बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो दूसरे देश से लोग आ रहे हैं तो उनको सिर्फ धर्म के नाम पर सिर्फ बांटा जा रहा है। तो अगर वो बर्मा के जो मुसलमान हैं तो उनको भी तो आप दीजिए, उनको भी तो राइट दीजिए। बर्मा के मुसलमान भी तो है ना, सिर्फ धर्म के नाम पर ही आप उनको अलग करें। बर्मा के मुसलमानों को क्यों आप निकाल रहे हैं देश से? उनको भी निकाल रहे हैं ना, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है भाई? मुसलमानों को सिर्फ अलग करना है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति है और कुछ भी नहीं है सिर्फ। अच्छा ठीक है, इस पर एक सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद चुनाव से रिलेटेड कुछ पूछ लूँगा आपसे कि भाई आप कह रहे हैं कि बर्मा के मुसलमानों को भी लें। इनका, इस सरकार का दरअसल इस मामले में विज़न ये है, कहना ये है, इनका तर्क ये है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं वहाँ पर, जैसे हमारे दूसरे देश में, पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो या बांग्लादेश में, जो लोग प्रताड़ित हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, ईसाई, सिख, इस वजह से वो आने की, उन लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। वो बहुसंख्यकों को लाने की बात नहीं कर रहे। तो बर्मा के जो मुसलमान हैं वो परेशान नहीं है वहाँ पर, वो भी तो परेशान है ना।
अगर हम बात करें कि मुल्क हिंदुस्तान में पहले से जो मुसलमान हैं, क्या उनको पहले से रोज़गार पूरी तरह से मिल रहा है? उनको रोज़गार पूरी तरह से नहीं मिल रहा, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही। हमारे दिल्ली में आगे जाकर के देख लीजिए, इंडिया में जाकर के देख लीजिए कि अच्छे स्कूलों की हालत क्या है, एजुकेशन की हालत क्या है, एजुकेशन सिस्टम कितना बिगड़ा हुआ है ना। हेल्थ की बात करें आप, हेल्थ के देख लीजिए कितने अच्छे हॉस्पिटल खोले हुए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे यहाँ। है कोई? मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है? मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है। यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहने के बाद अपने लोगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे देश से लाने के बाद हम पूरा कर देंगे क्या? पहले से यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारे देश में आबादी क्या कम है? पहले से बहुत ज़्यादा आबादी है, तो दूसरे देश से ला करके कहाँ बसाएंगे उनको? आपने आबादी की बात की तो मुझे ध्यान आया, अभी कुछ दिनों पहले, मैं इसलिए इस वजह से कह रहा हूँ आपको, ये मेरा डेटा नहीं है, एक डेटा सामने आया था सबके, आप लोगों ने शायद देखा होगा। अब उसे चाहे एक आरोप कहिए, चाहे एक मिथक कहिए, या फिर एक मतलब स्ट्रेटजी कहिए सरकार की, या चुनाव जीतने की, या फिर नफरत फैलाने की, जो बोला जाता है एक तथाकथित तौर पे बोला गया कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट रही है, ये बोला गया। इस पे आपकी क्या राय है, जो कि ये महत्वपूर्ण है? आप आबादी की बात कर रहे हैं और वाकई में आबादी बढ़ेगी, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की, देश को दिक्कत होगी। इस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं आपकी बात करूँ। देखिए, आबादी अगर घटने वाली बात है तो आबादी जो गवर्नमेंट जो नई नई नीतियाँ लेकर के आ रही है कि इससे आबादी घट जाएगी। आबादी घटाना हमारे अपने हाथ में नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की देन है। अल्लाह जब चाहेगा, जितनी आबादी करना चाहेगा देश में, उतनी आबादी होगी। हमारे कहने से करने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह ने जिसको दुनिया में लाना है, जिसको पैदा करना है, वो दुनिया में आएगा ही आएगा। ठीक है, आबादी तो अपनी तरह से बढ़ती रहेगी जैसे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको अभी बिहार में भी हुआ था, है ना। नीतीश जी ने भी बोला था, मैं अब मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूँ, नीतीश जी ने भी बोला था, ठीक है, बोलने का उनका लहजा गलत था, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ें थी जो संशोधन करनी चाहिए थी, उनको जो चीज़ें बोलनी चाहिए थी वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पाए, और दूसरी चीज़ें उन्होंने बोल दी जो मीडिया में इतना ज़्यादा हाईलाइट रहा। समस्या तो साहब यही है ना कि हमारे देश के नेताओं को ही लिहाज नहीं है कि कहाँ पर क्या बोलना कोई चाहिए। शर्म नहीं है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल पाते हैं। हमें किसी मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम बात करें तो पहले भी तो एक बीजेपी गवर्नमेंट थी, है ना। पहले भी तो, इनसे भी पहले तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी नीति कितनी अच्छी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की देख लीजिए, कोई मुसलमान उनको कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है। बल्कि लखनऊ के मुसलमानों को देख लीजिए आप, अगर आप पिछले इलेक्शन में बात करेंगे, लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से इलेक्शन लड़ते थे तो कितनी तादाद वोट से जीतते थे। एक लास्ट सवाल का जवाब आप दे दीजिए, ये तो तमाम चीज़ें हो गई, जब वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दा होने वाला है? मतलब 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, सबसे प्राथमिक चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एजुकेशन और हेल्थ है। 2 चीज़ें हैं जो हमारे तक अभी तक नहीं मिल पा रही हैं, और मैं तो समझता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन 100% एब्सोल्युटली फ्री होना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। वो मुद्दा मेरे जहन में हमेशा रहेगा और होना चाहिए। चलिए, आप मुझे बुला रहे थे, लेकिन आपसे बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसे ही काम सरकार करती है, बार बार अपने पास एक ही नेता बुला लेता है, दूसरों की बारी नहीं आती है। आप भी वैसे ही कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा था, आपने एक सर्वे की बात की थी कि अभी एक सर्वे आया था, वो मिथक था या रियलिटी थी। मैं आपको बताऊं कि 2010 से 6 सर्वे जो है रिलीज़ हो चुके हैं, और 6 में से 5 जो है कोरियोग्राफ्ड हैं। जो फिगर दिखाई जाती हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदुओं की इतनी नहीं बढ़ रही है, वो जिन फैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स ही गलत हैं। कई और भी सर्वे हुए हैं, डेटा देखा होगा शायद। हाँ, मैंने देखा डेटा, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी डेटा है जिनको पब्लिक नहीं किया जाता है। उस डेटा के हिसाब से बहुत सारे मैं हिंदू मुस्लिम वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन अगर आप बहुसंख्यक कहें, बहुसंख्यक में भी बहुपत्नीवाद है, लेकिन वो खुल के फ्रंट पे नहीं आ पाते, वो चोरी चोरी करते हैं, छुप छुप के करते हैं। बच्चों की प्रोडक्शन वहाँ पे भी होती है। मुसलमान को तो एक बलि का बकरा बना दिया गया है कि इसको सामने रखो और उठा के नफरत फैला दो उसके लिए। तो जो भी बात कही जा रही है कि इनकी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हिंदुओं की कम है, तो ऐसा नहीं है। 2 या 3 सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये गलत तरीके से सर्वे पेश किए जा रहे हैं, सब कोरियोग्राफ्ड होते हैं। जब इलेक्शन आने वाला होता है उससे पहले एक शगुफा छोड़ दिया जाता है ताकि पोलराइजेशन हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सादिक। सादिक भाई, वोट करने जाएंगे? मैं बिहार से हूँ, मेरा यहाँ नाम नहीं है, मेरा वोटिंग बिहार में होता चलो है। एक लाइन में बता दो, बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में वोटिंग हो गया। वोटिंग हो गई क्या? अरे अभी बहुत सारी सीटें बाकी हैं यार, क्या चल क्या रहा है बिहार में? बिहार में चल के आ रहा है कि वहाँ पे जो है हमारा जो है नीतीश सरकार जो था और आरजेडी था, ये दोनों में भी टक्कर चल रहा है। आप देखिए दोनों में से जिससे निकलता है। देखा जाएगा। और भी कुछ लोग, क्या नाम दोस्त, वोट करते हो? जी करूँगा।
इस बार करोगे, पहला वोट है, जी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या जहन में होगा, किस मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं? सर, हम मोहल्ला में रहते हैं और अभी तो ये पता ही नहीं कि यहाँ का चेहरा कौन है। जी। तो फिर अब जब पता चलेगा कि पार्ट कैंडिडेट कौन है, उस हिसाब से इंसान कैंडिडेट को देख के वोट देगा। तो अभी कुछ वेरिफिकेशन और कैंडिडेट की प्रोफाइल ही नहीं पता, तो कैसे आगे सोचेंगे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, आप बेहतर जानते हैं। 4 सीटों से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों से कांग्रेस लड़ रही है। यार ये डेटा बता रहे हो दोस्त, ये बताओ सर, मैं ये मतलब ओखला से- जब जाओगे वोट करने जाओगे तो क्या दिमाग में क्या होने वाला है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये सब बताओ यार। कोई इंसान सबसे पहले अपने एरिया का जो पार्टी कैंडिडेट है उसको देख के वोट देगा, उसकी प्रोफाइल को देख के वोट देगा। भाई मेरे यहाँ कोई जो बड़ा लीडर है वो तो काम करने आएगा नहीं, जिसको मैं वोट दूंगा वो मेरे यहाँ मेरे मोहल्ले में, मेरी गली मोहल्ले में काम करेगा। तो यही नहीं पता कि हमारा चेहरा कौन है, हमारा लीडर कौन है, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो उस पर कैसे कोई इंसान कुछ बोल सकता है। तो अभी दोनों तरफ से ना इंडिया गठबंधन का ना भाजपा का आपको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, अभी पता ही नहीं कौन है। अच्छा, आप बताएं कौन है। अभी आपको दिखाई नहीं कोई? सर मैं वही बोल रहा हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ। मैं देखो होता क्या है कि जैसे आपने बोला ना कि आपके यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आया नहीं, और आपने कहा कि यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं आएगा काम करने के लिए। तो बड़ा नेता जो होता है वो जब विधायकी का चुनाव होता है ना, तब आपके यहाँ विधायक की जिम्मेदारी होती है आपके यहाँ काम करने की, ठीक है। और जब सांसदी का चुनाव होता है, जब कोई संसद चुना जाता है, तब वहाँ पर जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड काम होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, देश के मुद्दे पूछ रहा हूँ कि जब आप चुनाव वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? मैं बड़ी साधारण सी बात पूछ रहा हूँ कि क्योंकि पहली बार वोट करोगे और इतनी समझ तो रखते ही होगी कि भाई क्या शिक्षा का क्या माहौल है, स्वास्थ्य का क्या माहौल है, या बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उनका क्या माहौल है, इन चीज़ों पे आप जवाब। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं, आज के वक्त में वहाँ काम करना वहाँ से अपना काम करवाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बात करते हैं हम जीएसटी डिपार्टमेंट में, आज के वक्त में अगर कोई जीएसटी अप्लाई कर रहा है, कुछ बिज़नेस के अप्लाई कर रहा है, तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है, पासपोर्ट का मसला करवाना होता है, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, घर पे वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, 10 तरह के सवाल करते हैं। हम भाई ज़्यादातर आबादियाँ मुस्लिम कम्युनिटी की है, बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन में नाम इनकम्प्लीट रखते हैं, किसी के पास जाओ तो वो नाम गलत कर देता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें बेसिक फंडामेंटल पे काम करेगा, हम उसे वोट देंगे। उससे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंटली बताता हूँ तो हमें भाई आम आदमी पार्टी से सेटिस्फेक्शन है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो आम आदमी पार्टी होगी। लेकिन वोट करने के वक्त में हर पार्टी का और हर चेहरा देखना ज़रूरी है, उस वक्त एनालाइज करके अपना डिसीजन लेना पसंद करूँगा। देखा, अभी बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता किसी पार्टी के बारे में, बोल दिया ना आम आदमी पार्टी। ऐसे ही होता है, जब चीज़ों को बोलो ना, जब कोशिश करो बोलने की, तब आदमी बोल ले जाता है। आपका सवाल था कि भाई आप किसको वोट करोगे। मैंने मुद्दों के बारे में बात करी थी। मैं वो किसको वोट करोगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं आप किसको वोट करोगे। आप किसी को भी वोट करो, वो आपका राइट है ना। लेकिन आपके जहन में इश्यूज़ क्या होंगे, मेरा मतलब उससे। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। मैम एक मिनट आपसे। जी जी। इस तरह से ज़बरदस्ती क्यों पूछ रहे हो? जबरदस्ती नहीं पूछा मैंने, मैं इसको समझा, ये पूछा ना मुझसे, ये मुझसे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसकी बात बोल रहा था। क्या बोल रहे थे आप? प्लीज़ कैमरा मत कीजिए। अच्छा। अब मैं ये कह रही हूँ कि किसी को भी एजुकेशन या कुछ भी हो, अब माइक हटा के बात ये तो कीजिए। मेरा काम मैम यही है, मेरी रोजी रोटी यही है। मैं अगर इसको हटा दूंगा मैं क्या करूँगा मैं ये फिर? कह रही हूँ कि आप दिल्ली में रहते हो, कितनी सैलरी आपकी? उससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए सैलरी मैडम। अगर 40 है, बिजली बिल पानी बिल अगर दूँ तो हमारे पास और रेंट दे के कितना बचेगा? 10,000 भी नहीं बचेगा। तो आप किसको सरकार चुनना चाहते हो? केजरीवाल ना? अच्छा ठीक है। ठीक है, हम लोग केजरीवाल सपोर्टर है। और जितना भी हो, कुछ भी हो, इसमें क्या आप कुछ पूछ रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? आप किस इससे गोदी मीडिया? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। नहीं ठीक है, मैं गोदी मीडिया, एक सेकंड मैडम, अब भागिए मत, गोदी मीडिया बोल दिया तो हम गोदी एक बिल्कुल मैं गोदी मीडिया हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया है ना। लेकिन एक तरीका होता है सामने वाला के भी बात करने का। जैसे आप आई, मेरा आपने माइक पकड़ लिया, नहीं एक बड़ी साधारण सी बात है मैडम, ठीक है। अरे अभी तो आपने पकड़ा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना। एक बहुत साधारण सी बात है, आपने गोदी मीडिया बोलकर आप निकल गई, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर के इन तमाम लोगों के बीच में आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर मुझे कुछ बोलना होता मैं आपको बोल के निकल जाता, कोई फ़र्क नहीं था, है ना। लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपने समझा नहीं, आप पूरी बात या तो आपने नहीं सुनी, और या तो फिर आपके जहन में कुछ ऐसी गलत बात आ गई मुझे लेकर के, आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरे ख्याल से। और हमेशा आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है मैडम, पूरी बात सुननी चाहिए, है ना। तो अब आप बताइए, आपने ये एक तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाली है, जी है ना। जी जी तो आम आदमी पार्टी को अगर वोट देंगी तो अभी तक आपने ये बताया कि उन्होंने जो जो काम किए,
स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के आपने बताया काम किया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के प्रति भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती, जैसे अभी हमने देखा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लग गया, है ना। अगर उस पर आप कोई बात रखना चाहें, क्योंकि जो महिला हैं, तो मैं आपसे उस तरह की बात करूंगा, क्योंकि हमारे देश में सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उन चीज़ों को लेकर के बात करी जाती है। ठीक है। मुझे स्वाति मालीवाल के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं तो कोई भी पर्सन हो, कोई एक आप कॉलेज में घुस जाओ किसी प्रोफेसर से मिलने के लिए, तो आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कोई प्रोफेसर से डायरेक्टली नहीं बात कर सकता। नॉर्मल प्रोफेसर की बात करी, प्रिंसिपल तो दूर की बात। केजरीवाल सीएम है, उससे जाके बदतमीजी से बात करना और खुद ही वीडियो वायरल करना, और जब वहाँ से सारी चीज़ें आएंगी ना, वहाँ से जब वहाँ से कैमरे से जो भी आ रही है, जैसे ध्रुव राठी कहते हैं या फिर रमेश कुमार कहते हैं, एक अकल की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ठीक है जाए। उसने खुद गई और फिर वीडियो रिकॉर्ड हुआ, चीखने की आवाज़ एक लेडी की आ रही थी, मुझे नहीं पता स्वाति मालीवाल कौन है, लेकिन फिर भी लगता है क्या कि आगे वाले इंसान को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिला वजह ईडी क्या, जबकि कोई भी ऐसा नहीं कि आरोप सिद्ध हुआ है। लोग ऐसे ही बोलने लगे कि है ना कि वो खालिस्तानी है या कुछ भी है, कोई प्रूफ तो है नहीं। तो इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ ये सब सारे प्रोपेगेंडा। कोई नहीं, अब ये बता दीजिए मुझे कि महिला सुरक्षा को लेकर के इस सरकार से, जो भी सरकार आएगी या जिसको भी वोट देने जा रही हैं, क्या मांग है आपकी? आप वैसे भी इतनी समझदार हैं, आपने इतनी सारी बातें मुझे ही बता डाली, है ना, तो आप अभी महिला सुरक्षा को लेकर के क्या बोलने वाली, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? नहीं, डिमांड तो कुछ भी नहीं है। एक तो बसेस फ्री हैं, आपको पता है 16 दिसंबर 2016 को निर्भया कांड हुआ था, तो उसके बाद भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आज हम लोग बहुत सेफ़ है, 10 बजे रात तक मेट्रो से आती हो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप कुछ भी करो ना, उससे पहले आपको बताया जाता है कि कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी सैलरी मिनिमम है, जितना होना चाहिए 50 के अंदर है। आप सैलरी बहुत डिस्कस करती हैं। सैलरी इसलिए डिस्कस करती हूँ, अगर केजरीवाल सरकार नहीं आए ना, तो मुझे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ना घर को जाना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 रूम रेंट, अगर बिजली बिल मिनिमम रखो तो 1500 रुपये 1600 रुपये आएंगे, पानी बिल, तो आप खुद के लिए एक अच्छा खा नहीं सकते हो पूरे मंथ में, ना खा सकते हो ना पहन सकते हो। हमारी शॉपिंग भी होती है थोड़ी बहुत, घर वालों के लिए भी बचा के रखना होता है। फिर एक लड़की को अर्निंग करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक लड़का अर्निंग करता है तो चलो करना ही करना है, लेकिन जब करती है ना लड़की, उनको कम चांसेस मिलते हैं अच्छा करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, कुछ भी कम चांसेस मिलते हैं। लेकिन लड़कों को कि चांसेस है, नहीं कमाओगे तो घर से जाओ। ये आप जो बोल रही हैं सीरियस इशू है, और हाँ कुछ बहुत लोग रहते हैं बाहर हम लोगों को कम, जामिया से पास आउट हूँ मैं, और मैं जॉब कर रही हूँ, क्वालिटी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो सारी चीज़ें करने के बाद भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है भाई आपका? हाय, मेरा नाम सैयद रुबाब। सैयद यहीं रहते हो शाहीन बाग में? शाहीन बाग में। तो वोट अभी एक भी बार किया है, नहीं किया? मैंने किया है, बिल्कुल लास्ट टाइम भी करी थी मैंने वोट। तो अभी जब लास्ट टाइम आपने वोट किया होगा, तो आपके जहन में कुछ होगा, युवा हो, नौकरी करते होगे, या कुछ चाह रहे होगे कि हम नया और करें, क्योंकि कोई भी हो कुछ भी करता है तो सेटिस्फाइड नहीं होता, है ना। अब आप कुछ कर रहे होगे तो आप चाह रहे हो कुछ और नया चाह रहे होगे। इस सरकार से क्या चाह रहे हो आपकी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस सरकार में लगी हो जो भाई नहीं होनी चाहिए थी, बेहतर नहीं, हमने इसके लिए वोट नहीं किया था और अब देख रहा हूँ मैं कि यही हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें? जी, डिफाइन करेंगे कि सरकार की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या सेंट्रल में बैठी हुई बीजेपी गवर्नमेंट? डिफाइन कर देता हूँ। अगर विधानसभा चुनाव हो रहे होते तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करता, लेकिन आपको भी पता है, इतना तो मतलब होना चाहिए ना भाई कि हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, आजकल बातों का बहुत अर्थ का अनर्थ होता है, तो सबसे पहले मैं क्लियरिटी बात कर रहा हूँ। आप नहीं अभी सीधी, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी दिल्ली के लिए अलग होगा। मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लीडर हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। लेकिन जो अभी एज ऑफ नाउ मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी सेंट्रल के लिए, पूरे इंडिया के लिए चुन रहा हूँ, ना कि अभी फ़िलहाल दिल्ली के लिए चुन रहा हूँ, जो भी मैं वोट करूँगा तो वो पूरी सरकार हमारी इंडिया की सरकार बनाने के लिए, दिल्ली की बात नहीं होगी। तो और हम सिर्फ दिल्ली के प्रोस्पेक्टिव से ना सोच करके हम पूरे ऑल इंडिया की प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर होगा, हमारे लिए कौन अच्छा करने वाला, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए कौन बेहतर है। तो सबसे पहले जो हमारी थिंकिंग है कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन के लिए कौन काम कर रहा है, हमारे सोसाइटी के लिए कौन काम कर रहा है, हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए कौन काम कर रहा है, हमारी अगर मैं बात करूं हमारे जॉब्स के लिए कौन काम कर रहा है, हमारे आज के दौर में आजकल आप देख ही होंगे जो आजकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
एजुकेशन की बात करें वो नहीं सही जा रहा है, आप जॉब के लेकर बात करें, जो हमारा किसी भी तरह का भी सेक्टर्स में बात कर लो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, जॉब की इतनी बड़ी किल्लत है। और डाउनवर्ड हमारी इकोनॉमी की जो डाउनवर्ड जा रही है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, हर सेक्टर्स अभी काफ़ी मतलब मंदी की दौर से जूझ रहा है, चाहे जिस सेक्टर्स की बात करो। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा वोट जो भी हो तो एक मजबूत बनाए, ताकि हम गवर्नमेंट के जो हमें जॉब्स मिल सके, जो लोग अभी जिन बगैर नौकरियों के हैं उनको नौकरी मिल सके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, कंपनियां आए, कंपनी खुले, यहाँ बंद ना हो, कंपनी बिके ना, कंपनी बनी, इंडिया बनाए, गवर्नमेंट बनाए, हमारी कंपनी खड़े करे और हमारा जॉब बूस्ट हो। क्योंकि एक्चुअली हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना पॉपुलेशन है, और हम जॉब अगर इस तरह से ख़त्म हो गई तो बाकी लोग सब सड़क पे आने से अच्छा है मतलब जो आपका मेन है मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के है ना, वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। नईम साहब, जब इस बार वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है? और अभी हम कुछ देर अब आप आए हैं यहाँ पर, आपसे एक सवाल और होगा कि यहाँ पर यही वही शाहीन बाग है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था सीए का, और एक मात्र शाहीन बाग था जहाँ से सबसे पहले आवाज़ उठी थी। यानी कि अगर किसी चीज़ को जुल्म समझा जाता है तो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी गड़बड़ है ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा, अगर आपको भी लगता है कि ये प्रक्रिया गड़बड़ है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसको लेकर के भी शाहीन बाग से आवाज़ उठेगी जैसे पहले उठी थी? क्योंकि शाहीन बाग में लोग जागरूक हैं, चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते हैं। क्या हमें उसके ख़िलाफ़ भी कुछ आंदोलन वगैरह या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि खैर देश में सत्ता अच्छी हो, और अगर है तो वो बनी रहे, नहीं हो तो बदल जाए? नहीं, देखिए देखिए, आपको एक कानून रोक रहा है कि किसी और से बात कर रहे हैं तो आप 2 मिनट के लिए चुप रहिए, ये बोल लें उसके बाद आप बोलेंगे, सबसे बढ़िया तरीका होता है ना। हाँ बोलिए। देखिए, जहाँ तक बात आंदोलन की या उसकी है, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन के ताल्लुक से आपने क्वेश्चन किया है कि उस ताल्लुक से भी जो प्रक्रिया चल रही है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे कुछ आंदोलन वगैरह चलेगा। मुझे नहीं लगता हालात के हिसाब से कि इस तरह की चीज़ें दोबारा होंगी, क्योंकि वो एक ख़ास सिचुएशन थी जिसमें वो चीज़ हुई है, अब नहीं। बाकी अब जो ध्यान है लोगों का वो अपने मुल्क के ताल्लुक से है कि मुल्क तेज़ी से आगे बढ़े, तरक्की करें, और लोग बाग छोटी छोटी चीज़ों में हमारे मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उनमें ना उलझें, बल्कि मुल्क के आगे बढ़ने के लिए सोचें। और मतलब अपने जो देखिए 2 भाई होते हैं उनमें भी छोटी मोटी चीज़ों में इख्तलाफ होता है, उनमें भी वो होता है। तो इसके लिए मुल्क के लिए सोचें, हम मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, और नौजवानों को ख़ास तौर से जॉब कैसे मिलेगी, उनकी तरक्की कैसे होगी, सब लोग खुशहाल होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, सबका नाम होगा, यही सब चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, चूँकि आप लगातार बने रहते होंगे, खबरें क्या चल रही हैं, किस तरह से लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमने देखा जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो अभी जो आपके मुद्दे हैं, जैसे शाहीन बाग में हमने लोगों से बात किया तो बोला कि यहाँ पर गंदगी बड़ा मुद्दा है, गंदगी बहुत है शाहीन बाग में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो आपने बोला कि नौकरी मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों को छोड़कर, स्वास्थ्य को छोड़ करके, एक सेकंड सर, इन चीज़ों को छोड़ करके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कुछ दिनों पहले बोले स्टेज से खड़े होकर के एक रैली में कि भाई इस देश में जो पहली संपत्ति है वो अल्पसंख्यकों की है, और उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया कि मुसलमानों की है पहली संपत्ति। और उन्होंने इसमें एक और चीज़ जोड़ी कि जो ज़्यादा मतलब जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं या जो ज़्यादा बढ़ाते हैं उनको लेकर के उन्होंने ये बात कही, तंज कसा। कुछ उनके लिए संदेश है, वो कितना सही बोल रहे थे, इस बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, हर आदमी आजकल पढ़ा लिखा वो सारी चीज़ें समझता है, और लोग जागरूक हैं, सब समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन लोग किस लहजे में बोल रहे हैं, और उनकी पोस्ट और ओहदे के एतबार से वो बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए कि ये चीज़ तो आम जो लोग हैं ना वो भी इतना सेंस रखते हैं कि ये लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ें बोल रही है, ये कोई माने नहीं रखती ये चीज़ें, खुद उनकी इमेज इससे कम हुई है। चलिए, इन लोगों को छोड़िए, नेताओं को। आपके जहन में 25 तारीख को जब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहने वाला है, और क्या चाहते हैं आप कि भाई ये नया होना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे लिए, या मुसलमानों के लिए, या हिंदुओं के लिए, क्या अलग होना चाहिए आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से ये है कि देखिए, मुल्क के लिए मुल्क कैसे आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़ेगा लोगों को खुशहाल देखने से, लोगों को खुशहाल करने से, लोगों को तरक्की के जो मौक़े हैं उनको मैसर करने से। जब ये चीज़ें होंगी तो लोग बाग जो हैं आगे बढ़ेंगे। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। उसके जो सोर्सेज हैं उनको जो है कैसो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों के लिए और कितना इस पर काम करती है, ये चीज़ें बड़ी अहम होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कि आप जब वोट करने जाओगे तो आपके जहन में देश को लेकर के, आपके शाहीन बाग को लेकर के क्या मुद्दा होने वाला है जो आप चाहते थे? जैसे कि आपने 2019 में वोट किया होगा, आपने कुछ चाहा होगा कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, या फिर आप चाहते थे ये चीज़ तो खैर ना हो और वो चीज़ें हो गई। अब जब वोट डालने जाओगे तो कैसा बदलाव आप चाहते हो? बस सीधा सा प्रश्न है। अभी ग्लोबली आप इंडिया का मसला देखेंगे तो हर सेक्टर में हर सेक्टर में प्रॉब्लम है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे देश की तरक्की की बात हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स की बात हो। तो किसी एक पर्टिकुलर इशू पे अगर आप मुझसे बात करें तो मैं उसके हज़ारों एग्जांपल्स आपको ये मोदी सरकार की दे सकता हूँ, जिसमें इन्होंने देश की बदनामी कराई, गरीब की जेब पर डाका डाला, और हिंदुस्तान की हुकूमत जो आंखों से आंखें डाल के बात करने की मोदी सरकार जो बात करती है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही चाइना कहाँ तक घुस गया उस पर बात नहीं होती। मणिपुर में क्या हालात हो रहे हैं वहाँ पे घूमने नहीं जाते। उसके अलावा जो जुमले चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। अब जुमलों में आपको मैं ज़रूरी नहीं समझता कि वो जुमले क्या हैं। सबसे पहला जुमला 15 लाख से लेकर के और आज मोदी सरकार कहाँ पर आकर खड़ी हुई है वो आप बखूबी जानते हैं। और बताइए क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि चाइना अंदर घुस आया है, अभी वहाँ से मैं शुरू करूँगा, आपसे और भी कुछ पूछूंगा, ठीक, क्योंकि मैंने आपसे लोकल इश्यूज़ के बारे में पूछा था, है ना। आपने कहा लेकिन ये सरकार एक आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर कि ये उनके वक्त में हुआ था, मेरे वक्त में नहीं हुआ था, हम तो बचा रहे हैं। 10 साल 2014 से लेकर 2024 आ गया तो कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण बहुमत में हिंदुस्तान की आवाम ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। तो 2014 से 2024 तक तो कांग्रेस का कोई दखल नहीं था हुकूमत में। आज 10 साल में भी वो सूरत नहीं बदल पाई। आज भी उनके वही मसले हैं, कभी मंदिर का मसला, कभी मुसलमान का मसला, कभी अल्पसंख्यक का मसला, कभी पाकिस्तान को बीच में घुसा देते हैं, कभी कश्मीर को भी के टॉपिक्स पे बात करने लगते हैं, समझ रहे ना। तो ये, और आप अगर दिल्ली के मसलों की बात करेंगे तो इंटरनली दिल्ली में बहुत सारे मसले हैं। अब शाहीन बाग की ही बात कर लीजिए आप, तो यहाँ पर जिस तरीके की पॉपुलेशन है उस हिसाब से वसाइल लोगों को नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, समझ रहे हैं। पानी का अपना एक इशू है, उसके अलावा भी और भी ग्लोबली इश्यूज हैं। आपने मंदिर की बात करी अभी, तो अगर एक चीज़ है कोई जो कई सालों से अटकी पड़ी हुई है, जो अब बन गया, कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था, कोई उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बन गया, बात खत्म हो गई है, वो मसला शांत हो गया। अब उस पर टिप्पणी करना, आप कह रहे हैं कि मंदिर का वो विवाद छेड़ देते हैं, बना देते हैं, उस पर जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं कर रहा, मेरी क्रिया पे प्रतिक्रिया है। मेरी ज़बान जो खुली है वो उनकी क्रिया के बाद खुली है। जैसे कि क्रिया, जैसे कि नरेंद्र मोदी अपनी स्पीचेस में इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो बाबरी मस्जिद के ताले लग जाएंगे राम मंदिर के अंदर। अब मैं राम मंदिर के टॉपिक पे अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग के हिसाब से वो फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को आप अपने इलेक्शन पर्सनली इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट की अवेलना कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का किसी भी वर्डिक्ट को कोई भी नेता, जैसे आर्मी को लेकर के आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन इन्होंने उस पर भी मांगा। अब इन्होंने राम मंदिर पे भी मांगा। नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया राम मंदिर। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, वो पूरे मुल्क ने माना। और वहाँ जो भी हो रहा है आज सुप्रीम कोर्ट की ही देखरेख में हो भी रहा है, क्योंकि उनका फैसला था। अब एक सरकार ये कहे, अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने बना दिया, दैट्स मीन्स के सुप्रीम कोर्ट पे, ये बात मैं जो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे कुछ ना कुछ दबाव था, तब वो क्रेडिट ले रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव था जबकि नहीं था ऐसा दबाव, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि हमारे फैसले पे आप अपना क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। हुकूमत ने उसको बिल पास करके नहीं बनाया। दो चीज़ बड़ी बारीक होती हैं। एक वो काम होता है जो जैसे मैं फॉर एग्जांपल करूं कि सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ के मंदिर की जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सरकार ने उसका मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो बना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बना है। अब आप राम मंदिर को ले लीजिए, राम मंदिर का जो बन रहा है वहाँ पर, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बनना है, ना कि हुकूमत हिंदुस्तान की वजह से बनना है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उस क्रेडिट को लेना बंद करें। और वो मसला दूसरा हो गया, रोज़गार पे बात होनी चाहिए, रोज़ी रोटी पे बात होनी चाहिए, किसानों पे बात होनी चाहिए,
धरती पुत्र कहा जाता है किसान इस मुल्क के अंदर, और हरित प्रधान देश है हिंदुस्तान। आज धरती पुत्र को हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सरहद को नहीं छूने देती है ये सरकार। कितने किसानों की मौत हुई आपको मालूम है? कौन जिम्मेदार है उसका? किसानों से एमएसपी की गारंटी की बात की, कौन जिम्मेदार है? हज़ारों किसान सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा माफ़ नहीं होता, और इनके जो अपने लोग होते हैं अडानी अंबानी, मतलब वो मतलब कितने गुना आगे बढ़ चुके हैं। ये मुझे आपसे तो कम से कम समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, मुझे मत समझाइए, और आप भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा काम क्या है कि जो सरकार बोल रही है, जो विपक्ष बोल रहा है, उन चीज़ों को लेकर बात करना, ठीक है। आपने किसानों की बात की, तो ये सरकार या इनके जो मानने वाले लोग हैं, इनके समर्थक हैं, जब इनसे बात करो तो ये लोग कहते हैं कि वो किसान नहीं थे। दरअसल जो अभी सिंघू बॉर्डर पर हुआ वो किसान नहीं थे। और एक और बात बोलते हैं कि ये किसान पंजाब से ही निकल करके क्यों नहीं आता, ये शाहीन बाग से क्यों नहीं जाता है, या फिर ये उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं आता है, या फिर ये वो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ से क्यों नहीं आता है, ये पंजाब से ही निकल कर क्यों आता है। इनका ये सवाल रहता है, अगर आप बेहतर जवाब दे पाएँ तो। देखें, किसान कहीं का भी हो, किसान बराबर होता है। हरियाणा का भी किसान उतनी ही अहमियत रखता है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट में जितना उत्तर प्रदेश का रखता है, दिल्ली का रखता है। अब किसानों का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने ये कह दिया वो किसान नहीं थे तो कानून वापस क्यों लिए? चंद किसानों से सरकार डर गई। और अगर कानून किसानों के हित में थे तो किसानों को वो कानून समझ में क्यों नहीं आए? अगर आप मेरी पॉकेट में 1000 रुपये मुझे इनाम दें किसी बात को लेकर, और मैं मना करूँगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर मेरे फेवर की कोई चीज़ है तो एक्सेप्टेबल है, और अगर मैं उसको मना कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ, और सरकार उस पर झुकी, किसान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने सरकार को झुकाया और ये बताया कि किसान अभी ज़िंदा है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद में उनसे जो वादे किए गए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। हालांकि अब जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने भी वादे किए हैं, अब ये तो जब भी पता चलेगा उनके सरकार में आ जाने के बाद में। लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ जो हुकूमत को कर रहा हूँ वो किसी का सपोर्टर बन के नहीं कर रहा, मैं एक इंडियन बन के कर रहा हूँ। जो किसानों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। जो युवाओं को पेपर लीक का मामला होता है हर तीसरे दिन, वो नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और शासक को इतना क्रूर नहीं हो जाना चाहिए। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग भी इस दुनिया में गुजरे हैं। आज उनको किस परसेप्शन में लोग याद करते हैं ये आप बाखूबी जानते हैं। चलिए, क्या करते हैं भाई आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पर पढ़ते हैं? मैं एमयू से पढ़ा हूँ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और कुछ लोग आप बोल रहे थे बात करने के लिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जरताब है। जरताब भाई, वोट करने जा रहे होंगे, क्या दिमाग में लेकर के जा रहे हैं, क्या बदलवाना चाहते हैं आप? या प्रधानमंत्री पसंद है या नहीं पसंद है, या फिर किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हो? अगर चाह रहे हैं, बदलना भी चाह रहे हैं तो रीज़न बताइएगा, नया भी चाह रहे हैं उसका भी कारण बताइएगा जी। देखिए, प्रधानमंत्री बदलने नहीं बदलने से कुछ नहीं होता है, मेन होती है पार्टी की आइडियोलॉजी। तो जब भी मैं वोटिंग करता हूँ तो मैं कैंडिडेट्स को नहीं देखता हूँ, ना ये देखता हूँ कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सिंबल पे वोट देता हूँ। तो 10 साल का तो एंटी इनकम्बेंसी है, कोविड आया, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, तो एक लोगों में गुस्सा तो है करंट गवर्नमेंट को लेके, तो ये बात है। तो आप एंटी इनकम्बेंसी बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो भाई हम सबको साथ में लेकर के चले हैं। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि हमने 2 आँखों से सिर्फ एक बंद करके एक को देखा। उन्होंने तो कहा कि हमने दोनों आँखें हमेशा अपनी खुली रखी हैं। तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो सकती है? ये मंगलसूत्र वाली बात और ये घुसपैठियों वाली बात, ये किस कम्युनिटी के लिए बोला गया था? कि आप अग्री करते हो कि देश के प्राइम मिनिस्टर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें? प्राइम मिनिस्टर सबका होता है, कोई एक रिलीजन, कोई एक कास्ट का नहीं होता है। अब मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, बट उनको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा ऐसे स्टेटमेंट देते हुए, बिकॉज जब वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। अब प्रधानमंत्री की जब बात होती है और जब तमाम चीज़ों को लेकर के उन पर सवाल दागे जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक स्टेटमेंट आ जाता है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े अच्छे काम किए हैं। कहते हैं कि अब पहले होता था कि आप किसी भी ट्रेन में बैठो तो आपको अगर आपके नीचे आपको चेक करना पड़ता था, कहीं कोई लावारिस वस्तु ना मिल जाए। रात में 12 बजे निकलो तो लोगों को डर लगता था। आज की तारीख में वो नहीं रह गया है और सुरक्षा प्रायोरिटी होती है, ये कहते हैं वो लोग। अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ होगा, कुछ लोग दाढ़ी रख के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, पूरे देश ने देखा कितनी सुरक्षा थी वहाँ पे, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मणिपुर में क्या हो रहा है ये आपके सामने है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, चाइना कितना अंदर घुसाया है,
इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री रशिया या यूक्रेन का वार रुकवा सकता है वो तो मणिपुर का भी वार रुकवा सकता है। ये तो देश का मामला है। तो मेरा ये व्यू है इस पर। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और अगर कोई हो सकता है, क्या नाम है भाई आपका? अरशान। प्रशांत भाई वोट है आपका बिल्कुल है यार। इस बार? कौन सा वोट है, दूसरा है तीसरा? पहला फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी सरकारें चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो युवाओं को बहुत तगड़ा टारगेट करते हैं, है ना, और उनके लिए नई नई चीज़ें ला करके रखते हैं कि हम इस बार इनके लिए ये करेंगे। जैसे अग्निवीर ले आए और बोले कि अग्निवीर देंगे इनको तो हो सकता है कि हमारे वोट बढ़ें। क्या लग रहा है आपको एक युवा के तौर पर जो है, आपको क्या कमी लग रही है या फिर क्या बढ़िया हुआ है आपके लिए? अभी मैं अग्निवीर के बारे में बोलूँ या कुछ और? आपकी जो इच्छा हो बोलो भाई, खुला मंच है। आप मुझे बताओ, अग्निवीर के नाम पे वोट कैसे मांग सकता है कोई भी? कोई भी जो आर्मी वाला है, आर्मी पर्सन है, अगर वो पूरा अपना तैयारी कर रहा है आर्मी में आने के लिए, आपको पता है उसको कितनी मेहनत और कितना खर्चा लगता है आर्मी में पहुंचने के लिए? आप बोल रहे हो कि 4 साल की सर्विस लेगा, ठीक है, 4 साल की सर्विस देगा, उसके बाद कुछ कैश देंगे और ख़त्म। मतलब उसकी जो जितनी भी उसने मेहनत की है शुरू से एंड तक, ये आर्मी बनना सबका सपना होता है। वो अपने देश को सर्व करने के लिए आर्मी में आना चाह रहा है, ठीक है। वो एक, अभी मैं अपने जॉब पर से आ रहा हूँ, अपना ऑफिस से आ रहा हूँ, ये मेरा एक अलग है ऑफिस में मेरा जाना, मैं आई एम डूइंग दिस फॉर अर्निंग। पर बहुत से जो आर्मी वाले होते हैं वो अर्निंग के लिए नहीं करते, वो अपने देश को सर्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब तुम 4 साल उनसे सर्विस ले रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो भाई अपने घर बैठो और अपना ये हम तुमको कैश देने। कितना कैश बोले बताओ, तुम बताओ कितना कैश देने के लिए बोल रहे हैं आर्मी वालों को? नहीं, कैश उन अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सैलरी है वहाँ पर, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं देश को सर्व करना चाहता हूँ, मुझे कैश चाहिए ही नहीं, मुझे कैश चाहिए ही नहीं। अगर वो अपना बोल रहे हैं कि मेरे को कैश दे दो तुम, ठीक है, 4 साल के बाद मुझे चाहिए ही नहीं कैश, मेरे को अपनी कंट्री को सर्व करना है। मैंने 10-20 साल मेहनत किस लिए की है? कंट्री को सर्व करने के लिए किया। उसके बाद तुम बोल रहे हो बस जो था यही था, अब तुम चले जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मेरे को उसको सर्व करना है, मैं मरते दम तक करूँगा। ठीक है, आप अग्निवीर जो है योजना ठीक नहीं है आपके हिसाब से ना? किसी के हिसाब से हाँ, किसी के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन अगर और कुछ, अगर आपसे, जैसे मैंने बोला कि आप युवा हो, है ना, और उस हिसाब से अगर आप सोचो कि सरकार में क्या बेहतर हुआ है या फिर क्या बेहतर नहीं हुआ है, या ठीक है कुछ भी, हम कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप 2019 में जब आपने चुना था तो कुछ चीज़ें चाहते होंगे, या 2024 में जब आप चुनेंगे तो आप कुछ चीज़ें चाहेंगे कि तब हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ, अब इस बार तो होना चाहिए, या जो हम चाहते नहीं थे कि हो जाए वही हुआ और अब तो खैर वो ख़त्म हो जाए। तो ये सरकार जो मौजूदा है वो ख़त्म कर सकती है, या फिर कुछ आप बदलाव चाहेंगे, या किसी पर्टिकुलर नेता को आप देख रहे हैं कि हाँ इसमें दम दिखाई पड़ता है कि अगर ये आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, इस तरह की कुछ बात अगर आपसे हम करना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है किसी के पास। किसी के पास है तो आजकल क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? किसी को 15 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है। इंसान नहीं चला सकता अपना घर 15-20 हज़ार में, 25 हज़ार में। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं इनके पास स्किल्स नहीं है, कि लोग अभी कोई भी जैसे जॉब के लिए जाता ना, मोदी सरकार क्या बोल रही है, स्किल्स नहीं है तो सरकार को टारगेट कर लो। यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, सभी के पास स्किल्स नहीं है। 90% ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, इफ़ यू नो, दिस इज़ द प्रॉब्लम। और सेकंड चीज़, आप बोल रहे हो कि किसको आप देख रहे हो 2024 में? मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो सबकी बात कर रहा है इस टाइम पे। वो बंदा सबको साथ लेके चल रहा है। उसके मुंह से मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सुना, ठीक है। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है ना, हिंदू जो है ना, हिंदू बहुत बढ़िया धर्म है, हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हिंदू तो बहुत अच्छा धर्म है, हिंदू तो बहुत पीस की बात करता है, हम जानते हैं इस बारे में, और बचपन से साथ रहकर आए हिंदू लोगों के साथ। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम। ये लोग क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। इलेक्शन से पहले इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर दी, दैट मुस्लिम्स आर इन्फिल्ट्रेटर्स, ऐसे करके। अभी मुस्लिम पूरे अपना उनको पहले वो कर दिया, ठीक करके बोल के हम लोग तो गुस्सा होंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम का कर देंगे इलेक्शन से पहले। ये मतलब सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा, इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है? उससे बात उसके बाद आएगी ना, उसके बहुत पहले आएगी। बिल्कुल अभी इलेक्शन आने वाले, तो अभी इन्होंने इस बारे में बात कर दी, बोल दिया ना मुस्लिम्स को, दैट मुस्लिम्स आर इन्फिल्ट्रेटर्स, ऐसे करके। तो अभी क्या होगा तुम सोचो। अभी जितने भी लोग हैं वो सब भटकेंगे, बोलेंगे यार यहाँ तो हिंदू मुस्लिम्स हो रहा है, एंड ओनली मोदी कैन सेव अस, तो इस चक्कर में अपना बना लेंगे। ये है। बहुत शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। और ये शाहीन बाग की जनता थी, और हमने कोशिश की कि हम ऐसी जगह खड़े हों
कि जो मेट्रो से आते हुए लोग हों उनसे हम बात कर सकें, ताकि अगर हम किसी शाहीन बाग में एक इलाके में जाते शायद वो पूरी बात नहीं हो पाती। अब यहाँ से शाहीन बाग जितना बड़ा है, यहाँ पर पूरे शाहीन बाग के लोग जाते हुए हमें मिल गए। अलग अलग तरह के लोग मिले, कोई नौकरी पेशा मिला, कोई ऐसा मिला जो व्यापार करता था, और हर एक शख्स ने अपनी तरह से अलग अलग बात रखी। सीए को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये देखो ये भी निकल रहे हैं, लेकिन इनसे हमने बात नहीं की। तो अलग अलग लोग हैं। जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था, उसको भी लेकर के बात हुई। और जब चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं तो उसको लेकर के क्या कुछ नया होगा शाहीन बाग में, उसको लेकर के भी लोगों ने बातें रखी अपना, कि हाँ भविष्य में कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। जब आप ये देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सरकार की तरफ से जो बातें रखी जाती है, उनको लेकर के तमाम तरह की बातचीत हमने इन लोगों से की, लेकिन जो निकल करके आया वो बेहद बेहतरीन था। यानी कि अगर यहाँ के लोगों की बातों को आप सुनेंगे तो हर इंसान शांति चाहता है, अमन चाहता है, और यहाँ के लोग भी वही चाहते हैं। सरकार अच्छी बने, चाहे मौजूदा सरकार बनी रहे या फिर कोई नई सरकार आए, वो शाहीन बाग के लिए और पूरे देश के लिए वो बेहतर काम करे, और जो धार्मिक मामले होते हैं उन तरह से सरकारें लोगों को ना बांटे। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। फिलहाल शाहीन बाग से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।